हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो ये क्लास चल रही है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखकर जो है ये मैं क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक यूनिट 8 और यूनिट 9, ठीक है, यानी हिंदी नाटक और हिंदी निबंध को मैंने पूरा कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, वो भी टेक्स्ट यानी कि बुक के माध्यम से। ठीक है, तो सभी क्लासेस के मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग क्लासेस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज से जो है मैं एक नया यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, हिंदी उपन्यास यानी कि यूनिट 6। ठीक है, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला उपन्यास तमस उपन्यास को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने तमस उपन्यास को ज़रूर पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास, तो सबसे पहले उपन्यास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भीष्म साहनी जो है किस युग के उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद पूर्व युग, एक प्रेमचंद युग, ठीक है, उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग, और चौथा जो है चतुर्थ उत्थान जो है वो आधुनिकता बोध के उपन्यासकार उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उपन्यास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तमस प्रेमचंदोत्तर उपन्यास विधा की सामाजिक यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थवादी शाखा के प्रमुख उपन्यासकार भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है ये। ठीक है ना, यह उपन्यास 1947 में पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता का अर्थ होता है पूरी तरह से धर्म पर विश्वास करना, जातीयता आदि पर निर्भर रहना। ठीक है ना, ये छोटी थोड़ा सा जो है आप लोग बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो पूरी तरह से जो है यह उपन्यास सांप्रदायिकता पर आधारित है, ये आप सभी को पता है, आपने उपन्यास जरूर पढ़ा है। इस उपन्यास में पूरे 21 प्रकरण हैं, जो मेरे पास बुक है। ठीक है, उस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ के जो है मैंने महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को लिया है, अलग से पात्र परिचय को भी लिया है। इसमें पात्रों की संख्या देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो मेन पात्र हैं उनको मैंने लिया है इस वीडियो में, और वहीं से प्रश्न भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पात्र देखेंगे। और 100% तमस उपन्यास से क्वेश्चन आया है। तमस उपन्यास हो गया, राग दरबारी हो गया, मैला आंचल हो गया, कुछ उपन्यास जो हैं वो हर बार वहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो पहले तो मैं उन्हीं उपन्यास को पढ़ाऊँगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और मेरे पास सारी बुक भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 21 इस उपन्यास में जो 21 प्रकरण है, उस प्रकरण को रखना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने जो है स्टार्टिंग के 1, 2 से 3 प्रकरणों को मैंने रखा है हाईलाइट करके, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। और भूमिका को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित भूमिका इस बुक में दिया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने उपन्यास पढ़ लिया है तो अगर कुछ छूट गया है आपका, तो इस वीडियो से जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को तमस उपन्यास के बारे में। ठीक है, बीच बीच में जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले हम जानेंगे तमस का अर्थ क्या होता है। तो जानते रहिए, अंधकार या अज्ञान होता है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी के और कौन कौन से उपन्यास हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे आप लोग बताइए कौन कौन से उपन्यास हैं। सबसे पहले आता है इनका झरोखा, उसके बाद है कड़ियाँ, फिर तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ठीक है ना, तो ये सभी जो उपन्यास है ये मिलान के लिए आता है। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही मिलान करिए, या बाद के जो है पहले से बाद के क्रम में लगाइए, हर तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है सभी उपन्यास को याद रखिएगा। ठीक है ना, भीष्म साहनी के जो भी उपन्यास मैंने अभी बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ था। ठीक है, जन्म इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 दिल्ली में हुआ था। जन्म स्थान इनका है रावलपिंडी, पाकिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है इनका जन्म स्थान। तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है ना, जितने भी इनके उपन्यास हैं यानी कि झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतु, नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये सारे उपन्यास जो हैं इनके हैं। तो इसमें सबसे जो प्रचलित उपन्यास इनका तमस है। ठीक है ना, उसके बाद जो है इनका झरोखा, झरोखा उपन्यास को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए वही चीज़ यहाँ पे भी है, तमस उपन्यास के लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, रिपीट हो गया है दोबारा, कोई बात नहीं। इस उपन्यास पर गोविंद निहलानी ने 1986 ईस्वी में फिल्म बनाया था और दूरदर्शन धारावाहिक भी बनाई थी। ठीक है ना, किसने? गोविंद निहलानी ने। ठीक है, 1986 ईस्वी में। ठीक है, तमस उपन्यास पर बनी फिल्में भी हैं, जिसमें किरदार के रूप में ओम पुरी, दीपा शाही, ठीक है, भीष्म साहनी, ए हैंकल और इत्यादि ने जो इन्होंने जो है किरदार निभाया है। ठीक है, आगे देखेंगे, तमस की कथा में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के ज़िले को परिवेश के रूप में लिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तमस जो उपन्यास है इसकी कथा में जो है अप्रैल 1947 में जो घटना हुआ था उस समय पंजाब के ज़िले को जो है परिवेश में लिया गया है, परिवेश के रूप में लिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है, तमस उपन्यास के बारे में असंगत बताइए। तो ये सारे पॉइंट जो है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे, तमस उपन्यास में कुल 5 दिनों की कहानी लिया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले इस उपन्यास में 2 खंड हैं। पहले खंड में 13 प्रकरण है, दूसरे खंड में 8 प्रकरण है। ठीक है ना, यानी टोटल जो है 21 प्रकरण है। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, कुल 5 दिनों की कहानी है, किंतु 5 दिनों की कहानी ही 20वीं शताब्दी के भारत के अब तक के लगभग 100 वर्षों की कथा कही गई है। बिल्कुल सही है, अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है उसमें ये सारी बातें जो है 5 दिनों की कहानी में ही जो यहाँ पे लिखा गया है ना, 20वीं शताब्दी के भारत में अब तक के लगभग 100 वर्षों की कथा कही गई है। बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे, तमस उपन्यास अप्रैल सन 1947 की कथा है, अर्थात आज़ादी के आसपास विभाजन की प्राप्ति की कथा है। ठीक है, आगे देखेंगे, तमस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घटना प्रधान उपन्यास है। ठीक है ना, यथार्थ है, यथार्थ पर ये उपन्यास आधारित है, यानी कि खुद जो है साक्षात भीष्म साहनी उस घटने पे वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहीं उनका जन्म स्थान है, अपनी आँखों से सब कुछ देखे रहते हैं, तब जाके ये उपन्यास इन्होंने लिखा है। इसलिए जो है इस उपन्यास को यथार्थवादी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें जो है स्पष्ट किसी व्यक्ति को मुख्य पात्र नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, ये भी सही है कि इसमें जो है कोई मुख्य पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरफ से मान लीजिए अगर मुख्य पात्र अगर पूछ भी देता है तो आप नत्थू को लगाएंगे। ठीक है ना, नत्थू हो गया, हरभजन सिंह हो गया और रिचर्ड्स, लीजा, ये सारे जो हैं मुख्य पात्र हैं। ठीक है, लेकिन एक अगर मुख्य पात्र बताता है, अगर पूछता है तो नत्थू जो है होगा। ठीक है, ऐसे पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। किंतु मुख्य गाथा भाग हिंदू मुस्लिम संदर्भ में सांप्रदायिक तनाव से संबंध है। ठीक है, आगे देखेंगे, भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता भी वैसाखियाँ लगाकर वास्तविकता का जो नंगा नाच इस देश में नंगा नाच जो है इस देश में आ गया था, ये हटा दीजिए, आ गया था, उसका अंतरंग चित्रण जो है भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, तमस उपन्यास को 2 खंडों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में 13 प्रकरण हैं, ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास के बारे में, ये जो लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस उपन्यास में जो है कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। पहले खंड में 13 प्रकरण हैं, दूसरे खंड में 14 या 21 प्रकरण हैं। ठीक है, सॉरी मैंने 8 बताया था, है ना।
हाँ 14 या 21 प्रकरण है, ठीक है। लेकिन 21 प्रकरण को हटा दीजिए, ठीक है, टोटल 21 प्रकरण है, ठीक है। आगे देखेंगे, तमस उपन्यास के पहले खंड में तमस उपन्यास में पहले खंड में सांप्रदायिकता तनाव की कहानी कही गई है तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ गए हैं, ठीक है। अगर आप पहले पढ़ेंगे यानी पहले खंड को पढ़ेंगे तो उसमें जो है सांप्रदायिकता की कहानी को आप लोग उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही दूसरे खंड में जाएंगे यानी कि प्रकरण 14 में, ठीक है, प्रकरण 14 से जो है उसमें जो है अनेक गाँवों के जो है आपको वहाँ पे घटनाएं मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आते हैं, या दूसरा कथा दूसरे खंड में अनेक गांव के उपन्यास की परिधि में आ गए हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा खंड जो है गांव पर केंद्रित है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखेंगे, यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद तो लिखा गया है लेकिन इसमें जो टीस है वो आज भी महसूस होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, भीष्म साहनी जी रावलपिंडी के थे। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को देखा था और भोगा भी, तभी यह उपन्यास जो है इतना जीवंत उपन्यास है। तमस उपन्यास में देश की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक है ना। ऐतिहासिक अगर आ गया पॉइंट में तो ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को जो है दर्शाया गया है, ठीक है, या देख सकते हैं। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों का और मानवीय रूप का भी वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में अंग्रेज सरकार की फूट डालने की नीति भी है, ठीक है ना, जो रिचर्ड होता है, सबसे मेन होता है फूट डालो राज करो, ठीक है। आगे देखते हैं, तमस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी मिश्रित रूप है। उपन्यास मित्रों की अधिकता है, ठीक है ना, उपन्यास में जो मित्रों की अधिकता है। तमस उपन्यास में नूरपुर, खानपुर, सैयदपुर इन गाँवों का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको अलग से लिया है कि इस उपन्यास में किन किन गाँवों का वर्णन हुआ है, तो नूरपुर गाँव का वर्णन है, खानपुर और सैयदपुर, ठीक है, इन गाँवों का जो है वर्णन आपको मिलता है। आगे देखेंगे, सांप्रदायिकता का एक सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सांप्रदायिकता का एक सामाजिक व्यवस्था के तहत रची गई मानसिकता से उत्पन्न होती है, ठीक है। उपन्यासकार के अनुसार शहर में जो है सब काम बटे हुए हैं। कपड़े व अनाज का काम हिंदुओं के पास था, जबकि जूतों और मोटरों अलमारियों का काम मुसलमानों के हाथ में था। यानी सबके जो है अपने अपने काम बटे हुए हैं, चाहे वो सिख धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, ठीक है। अब हम जो आते हैं यहाँ पे पात्र परिचय, ठीक है, तो पात्र परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है नत्थू, निम्न वर्गीय चमार है। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल है, सुअर षड्यंत्र का रचयिता है, ठीक है ना। ये मुराद अली ही है जो सुअर जो मरवा करके वहाँ पे डलवा देता है, जिससे दंगे फसाद होते हैं, जिससे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। आगे जो है बख्श जी, ये अच्छे इंसान हैं, जिला कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं और जो है बहुत ही सहानुभूति किस्म के इंसान हैं ये। आगे जो है मास्टर रामदास, कांग्रेस कमेटी का कार्य करता है, ठीक है ना, कांग्रेस कमेटी का जो है कार्य करता है। कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें है बख्श जी, मास्टर रामदास, जनरल सिंह, करीम खान, ठीक है ना, अभी आगे भी आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं जनरल सिंह कौन है, कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता, ठीक है ना, ये जो है सबसे ईमानदार कार्यकर्ता है। पूछ सकता है कि तमस उपन्यास के, एक मिनट, हाँ, तमस उपन्यास में जो पात्र है जनरल सिंह, ठीक है ना, इसके बारे में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का ईमानदार कार्य करता रहता है, कांग्रेस पार्टी के जो चयन होता है उसमें जो है कार्यकर्ताओं की संख्या में इसका नाम भी आता है, ठीक है। आगे है करीम खान, हरनाम सिंह का शुभचिंतक है। करीम खान कौन है, तो हरनाम सिंह का जो है शुभचिंतक है, ये रहा हरनाम। आगे देखेंगे, राजो एहसान अली की पत्नी है। राजो कौन है, एहसान अली की पत्नी है, एक देश राज भी है इसमें पात्र। हरनाम सिंह उसकी पत्नी बंतो, ठीक है, बंतो कौन है, हरनाम सिंह की पत्नी है। इकबाल हरनाम सिंह का बेटा, ठीक है, इकबाल हरनाम सिंह का बेटा है, ठीक है ना। हरनाम सिंह की एक लड़की भी है, सहजीर नाम है उसका, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, शायद सहजीर नाम है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए रामचंद्र तिवारी द्वारा जो है बुक में दिया गया है कुछ भूमिका दी गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा टेक्स्ट छोटा है लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी का जन्म
सन 1915 ईस्वी की जीवन रेखाएं संक्षेप में उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार की उभरती हैं। ठीक है, बचपन रावलपिंडी में बीता। रावलपिंडी जो एक छोटा सा शहर है, लेकिन देश के जीवन के लगभग सभी प्रवृत्ति की झलक यहाँ पे मिल जाती है। नगर का एक भाग कैंटोनमेंट कहलाता है। ठीक है ना, नगर का एक भाग क्या कहलाता है, तो कैंटोनमेंट। ठीक है, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जहाँ गोरे फौजियों की छावनी है। ठीक है ना, अब पूछ सकता है कि गोरे फौजियों की छावनी कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे, कैंटोनमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है गोरे फौजियों की छावनी है। अंग्रेज हकीमों के बंगले, क्लब, सिनेमा घर थे। ठीक है, यह हिस्सा बड़ा साफ सुथरा था। खुली सड़कें, बगीचे, सड़कों के किनारे सायेदार पेड़ पौधे। यहाँ अंग्रेज़ों का दबदबा था और पाश्चात्य संस्कृति की अच्छी झलक भी मिलती है। दूसरा हिस्सा शहर कहलाता है। ठीक है ना, दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, शहर कहलाता है। गंदा, ठीक है, कहलाता था। ठीक है, दूसरा हिस्सा शहर कहलाता था, जो गंदा, तंग, अंधेरी गलियां, कीच, लोगों की भीड़। यहाँ पर कांग्रेस के जुलूस भी निकलते थे। गुरुद्वारे और आर्य समाज के भी थे, गुरुद्वारे भी थे, आर्य समाज के लोग भी थे। मुहर्रम के तजिए भी निकलते थे वहाँ पे। गाहे सांप्रदायिक तनाव भी होता था, यानी आए दिन जो है सांप्रदायिक तनाव भी होता था, मगर लोग आमतौर पर बड़े स्नेह भाव से एक दूसरे के धर्म की मर्यादाओं की कद्र करते हुए रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है घर के अंदर छोटे से परिवार में स्नेहपूर्ण संबंध है। पिताजी व्यापारी थे, भीष्म साहनी के बारे में बात हो रही है, इनके पिता व्यापारी थे। साथ ही समाज सुधार और कामों की बड़ी दिलचस्पी लेते थे, कामों में जो है बहुत दिलचस्पी लेते थे। घर में या तो घरेलू मसलों की चर्चा होती या फिर समाज सुधार की। हवन संध्या का माहौल था। रावलपिंडी से इंटरमीडिएट करने के बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में एमए तक की अंग्रेजी साहित्य में तालीम पाई भीष्म साहनी ने। कॉलेज के दिनों में हॉकी खेलने, डिवेंटों में तथा नाटकों में भाग लेने का बेहद शौक था इन्हें। उन्हीं दिनों हिंदी में पहली कहानी भी लिखी और कुछ एक छोटी छोटी कविताएं भी कॉलेज की पत्रिका में रावी में प्रकाशित होता था। ठीक है ना, सबसे पहले जो ये छोटी छोटी कविताएं लिखते थे किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो रावी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रावी। आगे देखेंगे, रावलपिंडी से लौटने पर मैंने पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने लगा। व्यापार जो है साधारणता सा था, यानी साधारण सा था। कुछ एक विलायती एजेंसियां थीं, हम लोग बाजार जाकर ऑर्डर लेकर भेजते थे और उस पर कमीशन कमाते थे। सीधा साधा काम था, न दुकान का झंझट था। पढ़ने तब भी ये जो इनका पढ़ने में मन लगा रहता था। ठीक है, ड्रामे भी खेलने लगा। 2-3 दिन बहुत बढ़िया अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद कर लिखने लगे। ठीक है, यहाँ लेखे होगा, सॉरी लेखे कह रही हूँ, खेले, अनुवाद करके खेले, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जो है 2-3 बहुत बढ़िया अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद कर खेले। साथ में थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी इन्होंने काम करने लगे। ठीक है ना, साथ जो कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत काम करने लगे थे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यह सिलसिला देश के बंटवारे तक चलता रहा। देश के बंटवारे के समय सांप्रदायिक दंगे हुए तो कांग्रेस की रिलीफ कमेटी में काम करता था और आंकड़े सब जब दंगे हुए थे तो यह रिलीफ कमेटी में काम करते थे और आंकड़े इकट्ठे करते थे भीष्म साहनी। ठीक है, वह कितने मरे, कितने घायल हुए, कितने घर जले, ये सभी जो है गांव घूमने और सांप्रदायिकता दंगों की विभत्स दृश्य देखने का अवसर मिला था। ठीक है ना, तभी जो है इन्होंने सब कुछ देखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बताई जा रही है बात, तमस इसी अनुभव पर आधारित है। ठीक है ना, तमस उपन्यास जो है इसी अनुभव पर आधारित है। बंटवारे के बाद साल भर के लिए अपने बड़े भाई बलराज साहनी, ठीक है, पूछा जा सकता है इनके बड़े भाई का नाम, इनके बड़े भाई का नाम बलराज साहनी है, जो इन्होंने पिक्चर बनाई थी इस तमस उपन्यास में। ठीक है, बलराज साहनी के आसपास बम्बई में रहता, वहाँ कुछ एक कहानियाँ लिखी, थोड़ी पत्रकारिता की और ज़्यादा वक्त जननाट्य संघ के मंच पर नाटक खेलता रहा। बाद में दिल्ली चला गया, एक कॉलेज में नौकरी कर ली और ज़्यादा नियमित ढंग से कहानियाँ भी लिखने लगा। अब भी दिल्ली में विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के सीनियर लेक्चरर हूँ। इस बीच कुछ सालों के लिए मॉस्को विदेशी भाषा प्रकाशन गृह के एक अनुवादक के रूप में काम किया। तब तालस्ताय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब तालस्ताय
आस्त्रवस्की आदि की रचनाओं का अनुवाद किए। ठीक है ना, ध्यान पूछा जा सकता है कि तॉल्स्टॉय और आस्त्रवस्की की रचनाओं का अनुवाद किसने किया था, तो भीष्म साहनी ने। ठीक है, लौटकर लगभग 2.5 साल तक नई कहानियाँ नामक कहानी पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, यानी कि नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये भी आपको जानने को मिल रहा है, भीष्म साहनी ने। आगे यहाँ पे देखेंगे कि भीष्म साहनी की विशेष ख्याति कहानी लेखक के रूप में रही। भटकती राख, भाग्य रेखा, इनकी जो है विशेष ख्याति जो है कहानी लेखक के रूप में जो है इनका। ठीक है ना, इनकी जो कहानी भटकती राख, भाग्य रेखा, पहला भाग्य होगा यहाँ पे, नहीं पहला पाठ, हाँ भटकती राख, भाग्य रेखा पहला पाठ, पटरियाँ, वांगचू, ठीक है, उसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। यानी भीष्म साहनी के ये सभी जो है प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आगे देखेंगे उपन्यास के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने पहला प्रयोग झरोखे, ठीक है ना, पहला मैंने आपको बताया पहला उपन्यास इनका झरोखे है 1967 ईस्वी में लिख कर इन्होंने जो है पहला प्रयोग झरोखे उपन्यास लिख कर किया। ठीक है ना, इस छोटे से उपन्यास में एक मध्यवर्गीय परिवार में घटित छोटी छोटी घटनाओं को एक बालक की स्मृति के रूप में जो है सजोया गया है। बालक के सामने प्रत्येक घटना एक रहस्य के रूप में आ जाती है। ये झरोखे उपन्यास के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके कौतूहल की परिधि को बढ़ाकर धीरे से खिसक जाती है। घटनाएं पीछे खिसक जाती हैं, किंतु बालक के मन पर अभी भी गहरी छाप छोड़ जाती है। छोटी छोटी घटनाओं और पात्रों का जीवन क्रम निर्धारित होता है और उनके वे संस्कार बनते बिगड़ते हैं जो जिंदगी को नया मोड़ देकर पूरी तरह पीढ़ी के लिए निर्णायक बन जाते हैं। लेखक ने इस उपन्यास की वीर स्मृति की अंधेरी खो हमें पड़े अतीत को अपनी कल्पना से सुसंगत रूप देने की सार्थक चेष्टा की है। ठीक है, तो ये जो है भूमिका दी गई है, जो कई पेज हैं, यहाँ पे 3 से 4 पेज हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जैसे मैं यहाँ कर दे रही हूँ स्क्रीनशॉट लेके। या तो एक और काम करिए, अगर आप मुझे कमेंट करिए टेलीग्राम चैनल पे, या इस वीडियो के देखने के बाद जो है वीडियो में जो है मैसेज ऑन है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको जो है पूरे बुक की PDF चाहिए। ठीक है, तो मैंने पूरे बुक जो है पढ़ के मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो अगर हाईलाइट किया हुआ भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका अगर अंदर से क्वेश्चन आता है, यानी कि उपन्यास के अंदर से जो क्वेश्चन कथन पूछे जाएंगे, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से उसको आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों को बुक का PDF चाहिए, तो मैं सारा जो है स्क्रीनशॉट लेके और PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग बताएंगे तभी मैं करूँगी। ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तमस 1973 देश विभाजन के पूर्व की हमारी सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्यता परिणति के रूप में होने वाले भीषण सांप्रदायिक दंगों की निर्मम करुणा गाथा को अंकित करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। देश के शासक के रूप में अपने सभी प्रकार के स्वार्थों को पूरा करने वाला अंग्रेजों ने यह बहुत पहले ही समझ लिया था कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ही वे इस देश पर शासन कर सकते हैं। ठीक है ना, अंग्रेज जो थे उनको समझ में आ गया था कि जिनको जो है आपस में लड़ाकर जो है हम इस देश पर राज कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कुटिल राजनीति का प्रयोग हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय को पोषित करने में किया। ठीक है, आगे आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, सांप्रदायिक संकीर्णता से उत्पन्न घृणा द्वेष हिंसा क्रूरता और बर्बरता का घना अंधकार जब भी चाहता है हमारे राष्ट्रीय गौरव को सूर्य पर ढक लेता है। श्री साहनी ने तमस में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे के 5 दिनों की कहानी को रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि भूमिका में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है ना, 5 दिन की कहानी को जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि हम उनकी पूरी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से अवगत हो जाएं। तमस ऊपरी दृष्टि से एक विशेष कालखंड में राज्य विशेष में घटित सांप्रदायिक दंगे की कहानी है, किंतु वस्तुतः यह हमारे राष्ट्रीय कल्पवृक्ष की जड़ में अंतर्निहित
जड़ में अंतर्निहित उस संकीर्ण सांप्रदायिकता के विष की कहानी है जो आज भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, यह मनुष्य के भीतर निहित उस पशुत्व के तांडव की कहानी है जो सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। ये जो है कथन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तमस की कहानी कुल इतनी ही है कि म्यूनिसिपल कमेटी का करिंदा और अंग्रेज सरकार का पिट्ठू मुराद अली अंग्रेज सरकार के इशारे पर एक सीधे साधे चमार नत्थू को 5 रुपये देकर उससे एक सूअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इसकी प्रतिक्रिया होती है और दूसरा वर्ग एक गाय की हत्या कर देता है। ठीक है ना, इसी को लेकर जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाती है। तो हिंदू क्या करते हैं कि गाय को मरवा कर जो है मतलब जो मुस्लिम जो है गाय को मरवा कर मंदिर में फेंकवा देते हैं। ठीक है, इसी को लेकर जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है। इन दोनों घटनाओं की खबर ज्यों-ज्यों शहर में फैलती गई त्यों शहर में लोगों में जो है द्वेष आग की तरह भड़कती गई। ठीक है, देखते देखते सारे शहर में तनाव फैल जाता है। नागरिक का एक शिष्टमंडल नगर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेज जिला कलेक्टर रिचर्ड से मिलता है और बिना किसी ठोस आश्वासन से लौट जाता है। ठीक है, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री बख्शी जी, ठीक है, श्री बख्शी जी तथा कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड देवदत्त, ठीक है ना, कम्युनिस्ट नेता रहता है कौन, देवदत्त का एकता का प्रयास विफल हो जाता है। पूरे शहर में लूट, हत्या और आगजनी का तांडव होने लगता है। यह आगजनी गांवों में, कस्बों में भी फैल जाता है। ढोल इलाही बख्श खानपुर सैयद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गांव का नाम जो है ढोक इलाही बख्श खानपुर सैयदपुर आदि गांवों में भी लूटपाट और हत्याएं होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा, ढोल इलाही बख्श खानपुर सैयदपुर के गांव में भी लूटपाट और हत्याएं होती हैं। सैयदपुर के गुरुद्वारे के गांव के सारे सिख एकत्र होकर मोर्चाबंदी करते हैं। मुसलमानों का मोर्चा शेख गुलाम रसूल के ऊंचे 2 मंजिले मकान में कायम होता है। इस मोर्चेबंदी के मूल में 200 वर्ष पूर्व की जहनियत काम कर रही थी। ठीक है ना, 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, तुर्कों के जहन में यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोले, यानी तुर्कों के पुराने दुश्मन कौन थे, सिख थे, तो वो इसमें जो है हमला बोलने की सोच रहे थे। ठीक है, दुश्मनों पर जो है हमला बोल रहे थे और सिखों के जहन में वे था कि 2 साल पहले तुर्क ये जिनके साथ खालसा लोहा लिया करता था, यानी जो खालसा थे वो लोहा लिया करते थे, सचमुच लड़ने वालों में 5वीं शताब्दी के थे। फिर मध्य युग में 2 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद सिखों का मोर्चा शिथिल पड़ सकता है। तुर्कों की मुख आते वे तलवारें खींचकर गुरुद्वारे के बाहर आ जाते हैं। सिख औरतें अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। ठीक है, पूरी घटना है, इसमें बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 5वें दिन अंग्रेज सरकार की ओर से शक्ति कायम करने का प्रयास शुरू होता है। नगर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जगह जगह फौजी तैनात हो जाते हैं। नगर के ऊपर और गाँव में हवाई जहाज चक्कर लगाता है। एक ही दिन में पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के इशारे पर एक भीषण तूफान आया हो और उसी के संकेत पर अपनी भयंकरता का चिन्ह छोड़कर गायब हो गया हो। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, शक्ति क्रय करने पर अंग्रेज जो है कलेक्टर रिचर्ड की प्रेरणा से 15 सदस्यों की कमेटी जो है बनती है, रिचर्ड बनाता है। उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों की अमन कमेटी कायम की जाती है। कमेटी का क्या नाम होता है, अमन। ठीक है, अमन कमेटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, अमन कमेटी का जो है कायम किया जाता है। अमन कमेटी में 7 मुसलमान, 5 हिंदू, 3 सिख। ठीक है, कुल 15 हैं उसमें अमन कमेटी में। ठीक है, तो 7 मुस्लिम हैं, 5 हिंदू सदस्य हैं, 3 सिख हैं। ठीक है, एक बस में सवार होकर अमन कमेटी के सदस्य हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पे जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर में चक्कर लगाते हैं। इससे अधिक उत्साह से नारी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं आया है ना, लेकिन 1 मिनट, हिंदू मुस्लिम उत्साह से जो है नारा
लगाने वाला, है ना, लगाने वाला मुराद अली था, ठीक है ना, मेन जो है नारा लगाने वाला मुराद अली था, जो बस में पहले से ही बैठकर आया था। इस प्रकार जिसकी प्रेरणा से और उसके द्वारा दंगे को शुरुआत हुई थी, यानी उसी के कारण जो है दंगे की शुरुआत हुई थी, उसी की प्रेरणा से और उसी के द्वारा उसका अंत भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तमस की समीक्षा करते हुए किसी ने लिखा है, उपन्यास का मूल ढांचा कमज़ोर है लेकिन बीच की कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ बहुत ही सशक्त हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि समीक्षात्मक इसमें एक सुसंगठित व्यक्ति गया ढूंढने के फिराक में है, ठीक है। किंतु जैसा पहले कहा गया है, तमस एक हादसे की कहानी है, एक भयंकर तूफान की कहानी है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि सब पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इतना वीडियो लंबा आप लोग खुद ही नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन बुक का PDF चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं सारांश, ठीक है। सारांश में जो है आपको पूरे अच्छे से कहानी आपको पता चल जाएगा कि इस उपन्यास में की क्या स्टोरी है। वैसे तो अभी हमने भूमिका पढ़ा तो उसी में पता चल गया, लेकिन और अच्छे से जो हम सारांश को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, उपन्यास का आरंभ नथु चमार द्वारा सुअर पकड़वाने के प्रकरण से या सुअर को मरवाने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजों का चमचा है। मुराद अली म्यूनिसिपल कमेटी का कर्मचारी है और अंग्रेज अफसर सरलातरी साहब के कहने पर वह नथु को सुअर मारने का काम देता है। ध्यान रखिएगा, जो मुराद अली है वो किसके कहने पर जो है नथु को सुअर मारने की आज्ञा देता है, तो सरलातरी, ठीक है, सरलातरी साहब के कहने पर जो है नथु को सुअर मारने की आज्ञा देता है या काम देता है, और वह नथु चमार को 5 रुपये देकर मरवाता है, ठीक है ना। नथु को जो है 5 रुपये देकर सुअर को मरवाने का काम देता है। आगे देखेंगे, वह जानवरों को मारने का काम नहीं करता, ठीक है। एक मिनट ऊपर छूट गया। नथु एक चरमकार है, ठीक है। नथु जो है एक चरमकार है, वह जानवरों का मारने का काम नहीं करता, किंतु न चाहते हुए भी वह कार्य करना पड़ा, क्योंकि मुराद अली जो था उससे जो है इसको काम मिलता रहता था नथु को, ठीक है। तो वो डरता है कि अगर मैं मुराद अली का काम नहीं करूँगा तो जो मुझे काम मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है खाल वाल जो है जानवरों का दिलवा देता था, तो उससे जो है कमीशन कुछ अपने पास नथु रखता था और कुछ मुराद अली को देता था, ठीक है। तो अपने काम के चक्कर में जो है वो मुराद अली के काम को नहीं कह पाता, जबकि ये करना नहीं चाहता है, ठीक है। नथु चमार इस बात से अनजान होता है कि वह सुअर एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुराद अली से झूठ बोलता है। आगे देखते हैं, नथु चमार इस बात से अनजान होता है कि सुअर जो है मारकर जो देगा वो मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा, ये इस बात का इसको पता नहीं होता है। मृत सुअर को मस्जिद के दरवाजे पर फेंकने वाला कालू ईसाई जाति, ठीक है, कालू ईसाई जाति का था, ठीक है। जो मस्जिद पे सुअर को फेंकता है वो कौन था? कालू ईसाई जाति का था। सुअर को मारकर केलो वाली मस्जिद, कौन सी मस्जिद? केलो वाली मस्जिद, ध्यान रखिएगा, केलो वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका गया था। यही अंग्रेजी की फूट डालने की नीति थी, ठीक है ना। यही जो है मेन कारण था फूट डालने का, अंग्रेजों की जो नीति थी वो यही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। उधर कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी के साथ साथ गली मोहल्ले की सफाई शुरू कर दी, ठीक है। कांग्रेसियों ने प्रभात फेरी के साथ साथ जो है गली मोहल्ले की सफाई करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। जो सिख धर्म के जो प्रभात फेरी जो निकलता है उसमें देखते हैं आप लोग, प्रभात फेरी के टाइम जो है उन्होंने सफाई करते रहते हैं वो बहुत, ठीक है ना, बहुत सफाई करते हैं हर गली का, यानी जिधर से प्रभात फेरी उनका निकलता है, ठीक है। इनमें बख्श जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल व शंकर आदि थे, ठीक है ना। जो प्रभात फेरी में कौन कौन थे? बख्श जी, मेहता जी, कश्मीरी लाल, शंकर आदि ये पात्र हैं उसमें, ठीक है। तभी मालूम पड़ा कि केलो की मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है, ठीक है। प्रभात फेरी के द्वारा ही पता चलता है कि कोई आदमी जो है मस्जिद की सीढ़ियों पर सुअर मारकर फेंक गया है। इससे मुसलमानों में खलबली मच जाती है और मुसलमानों के द्वारा भी एक गाय को मारकर फेंक देते हैं। मुसलमान जो है एक गाय को मारकर मंदिर में फेंकवा देते हैं।
इस प्रकार दोनों संप्रदाय में यानी हिंदू मुसलमान में आपस में बुरी तरह जो है तन या शत्रुता हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और शहर में हत्या और लूटपाट शुरू हो जाता है। अनेकों बेगुनाह और निर्दोष लोग, अलग अलग धर्मों के जो है लोग मारे जाते हैं। ठीक है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं। अनेक औरतें जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए कुएं में जान दे देती हैं, जिसमें 27, ठीक है ना, 27 जो है औरतें कुएं में जान दे देती हैं। संख्या आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता का इस आग को बुझाने का दायित्व वहाँ के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स पर था। ठीक है ना, सांप्रदायिकता के इस आग को बुझाने का दायित्व किस पे था? कमिश्नर रिचर्ड्स पे था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये तो मजे लेता है अपना। इतिहास प्रेमी है। इसकी पत्नी से हमेशा कटुता बनी रहती है। इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, लीजा। ठीक है ना, पत्नी में जो है इसका कटुता बना रहता है। उसकी पत्नी लीजा देश की यह स्थिति देखकर यहाँ रहना नहीं चाहती है। लीजा इस देश की यह स्थिति देखकर यहाँ रहना नहीं चाहती है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। लीजा इस सांप्रदायिकता को हटाने के लिए अपने पति रिचर्ड से कहती है, पर वे इनकार कर देता है और लीजा को बहुत ठेस पहुँचता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। लीजा की बीच में मृत्यु हो जाती है। जबकि आप प्रकरण 3 में जाएंगे या 4 में, तो लीजा और इसका रिचर्ड्स का बहुत सारे बातचीत होती है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य भी हैं। ठीक है, उपन्यास में अलग अलग प्रकरण चलते रहते हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं, दंगे आसपास के गांवों तक फैल चुके होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हरनाम सिंह जो नूरपुर तहसील के खानपुर के पास गांव में एक चाय की दुकान चलाता था। ठीक है, हरनाम सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र है, ध्यान रखेंगे। हरनाम सिंह जो है नूरपुर तहसील में के पास खानपुर के पास गांव में चाय की दुकान चलाता था। दंगों से बचते बचाते अपनी पत्नी बंतो के साथ वहां से भाग निकला और एक घर में शरण लेता है, जो मुसलमान परिवार निकलता है। जिस घर में शरण लेता है वो मुसलमान परिवार निकलता है। ठीक है, एहसान अली की पत्नी राजो उन्हें अपने घर पे पनाह देती है। राजो जो है पात्र मैंने पहले ही बताया, राजो एहसान अली की पत्नी है। ठीक है, अपने घर में पनाह देती है। उपन्यास के 17वें प्रकरण में आप जाएंगे तो वहाँ पे इकबाल सिंह के धर्म परिवर्तन का बहुत क्रूर और मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रकरण 17 में जाएंगे तो वहाँ पे जो है इकबाल सिंह के धर्म परिवर्तन और बहुत ही क्रूर और मार्मिक चित्रण दिया गया। इस इकबाल सिंह को विवश होकर मुसलमान बनना पड़ता है। ठीक है ना, इकबाल सिंह को जो है ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि ना चाहते हुए भी वो उसको मुसलमान बनना पड़ता है। सैयदपुर गांव में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, अनेक लोग मारे जाते हैं। यहाँ 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे देती हैं। ठीक है, 27 महिलाएं जो हैं कुएं में जान देती हैं, मैंने पहले बताया। नत्थू चमार आत्मग्लानि और दंगे की हालत देखकर मर जाता है। नत्थू चमार जो होता है उसको ये लगता है कि मैंने जो सुअर मार के भेजा उसी की वजह से जो है ये सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, और उसके चलते जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लगभग 4 दिन बाद रिचर्ड्स कर्फ्यू लगाकर दंगे फसाद को रुकवाता है। ठीक है, 4 दिन बाद रुकवाता है, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिकता की समस्या यद्यपि एक युग पुरानी है, किंतु इसके दान भी आज भी इस देश में विद्यमान है। ठीक है, इस देश में आज भी विद्यमान है। भारत आज भी इस सांप्रदायिकता की समस्या से उबर नहीं पाया है। आगे देखेंगे। पहले अंग्रेजों ने इसे अपना हथकंडा बनाया और आज के समय में राजनीतिक दल इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल 100% सही है। पहले अंग्रेजों ने इसका हथकंडा बनाया था और अब जो आज राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया में तबाही हो जाती है। उसके शिकार केवल निर्दोष और गरीब लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल हैं। अभी जो देख लीजिए नेताएं जो मैं क्या कहूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, उसमें शिकार तो हम ही लोग हैं ना, आम जनता ही है ना, गरीब लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ठीक है, भारतीय नागरिक आज की सांप्रदायिकता की समस्या को झेल रहा है। ठीक है, यानी भारतीय जो नागरिक हैं चाहे किसी भी धर्म का हो, वो सांप्रदायिकता की समस्या को आज भी झेल रहा है। ठीक है, ये हो गया सारांश। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छे से स्टोरी पता चल गया है कि तमस उपन्यास में क्या स्टोरी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैंने प्रकरण 1 को रखा है। ठीक है, प्रकरण 1 को रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। प्रकरण 1 में स्टार्टिंग में ही आप जाएंगे तो आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली, ऊपर दीवार के छत के पास 2 ईंटें निकली हुई है। ठीक है, तो ये पहले प्रकरण में देकर पूछ सकता है
कि किस प्रकरण का है, तो एक पहले का, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जब जब वहाँ से हवा का झोंका आता है, दिए की बत्ती झपक जाती है, कोठरी की दीवारों पर साए से ढल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती है। उसमें उठने वाली धुएं और लकीरें आले की चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुख में जाने लगती है। नत्थू की सांस धौंकनी की तरह चल रही है और उसे लगता है कि जैसे सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगती है, ठीक है। आगे देखेंगे। नत्थू दीवार से लगकर बैठा है। उसकी नज़र फिर सुअर की ओर उठ गई है। सुअर फिर से किकियाया था और कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी सलसले छिछले को मुंह मार रहा था, ठीक है। पिछले 2 घंटे से नत्थू इस दरबंग कुटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थुथनी उसकी टांगों को चाट चुका था और उसमें तीखा दर्द हो रहा था, ठीक है। आंखें फर्श पर गड़ाए सुअर किसी वक्त दीदार के साथ चलने लगता है, मानो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का पेज है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ऐसे मैं कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो यहाँ रुक जाएगा, है ना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ तक दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। मुझे महत्वपूर्ण जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और ये आप अपने से खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया है उसको पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो पूरे बुक की PDF में दे दूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं या तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रकरण है, ठीक है। दूसरा प्रकरण में प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में गिने चुने लोग ही पहुँचते हैं। बाद में गलियाँ और बाजार लांघते हुए किसी तरह घर रास्ते में पड़ता, तोंद खुजलाता, जमाई लेता साथ में शामिल हो जाता है। कौन? आगे यहाँ पे दिया गया, हवा में अभी भी सुस्ती है। रात को कमरे में अंदर सोए, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती है। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कन टोपे चढ़ाकर आते हैं, ठीक है। जब प्रभात फेरी के बारे में दिया गया है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जरूर पढ़िएगा। अंधेरे में प्रभात की पालिमा मिलने लगी थी, ठीक है। यहाँ से जो पूरे हैं, एक और परत खींच कर गिर गई। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारतें, हलवाई की अंगीठी पे धुआं उठने लगा, ठीक है ना। पूरा पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। शायद मैंने 3 प्रकरण को रखा है स्टार्टिंग के लिए, इसलिए मैंने रखा कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो खास करके पहले पेज या दूसरे पेज से ज़्यादा लेता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये ठीक है। प्रभात फेरी में जो गीत गाए जाते हैं, जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्हें दे मन दे विच, ठीक है, पंजाबियों द्वारा। ये भी गीत आप लोग ध्यान रखेंगे। अब तीसरा प्रकरण है, यहाँ से तीसरा प्रकरण यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा, तीसरा प्रकरण ये पहला ही पेज, ठीक है। बाकी जो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अगर बुक का PDF चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के भेज दूँगी। तो चलिए, तमस उपन्यास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपन्यास के साथ। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, साहस बढ़ता है, हिम्मत मिलती है पढ़ाने की, और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया वो सफल हुआ, आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ आप लोग भी दीजिएगा, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। पेपर नज़दीक आ रहा है, ठीक है।